Good evening everyone. Please confirm if audio video is clear. So हम लोग बेटा यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में. विल डिस्कस अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स. ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करना है. ओके, एक बार कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है तो इको वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, ये कंफर्म कर देंगे. ओके, सो दैट वी कैन स्टार्ट. तो हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं, फटाफट क्विक यहाँ पे रिवाइज करते हैं जो हमने कल पढ़ा था. हम लोगों ने बेटा पढ़ाई क्या चीज़ की करी थी. एक तो हमको फ्लूइड की मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि हम लोगों ने कल एक तो डिस्कस करा था फ्लूइड होता क्या है. मैंने आपको बताया था कि जो भी आप अगर स्ट्रेस लगाते हो तो सॉलिड एक बार जितना भी डिफॉर्म होना है हो करके रुक जाता है, बट फ्लूइड विल कंटिन्यू टू डिफॉर्म. फ्लूइड लगातार डिफॉर्म होता जाएगा आपका जो भी अप्लाइड स्ट्रेस होगा. ओके, देखिए नेक्स्ट हमें बताया था डेंसिटी के बारे में. डेंसिटी हमारी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम. यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी वगैरह वगैरह. अलग अलग की डेंसिटी अलग अलग होगी. जब उनको हम लोग डेंसिटीज़ को अलग अलग डिफरेंट डेंसिटीज़ को मिलाएंगे, हम लोग जब डिफरेंट डेंसिटीज़ को मिलाएंगे तब उसके बारे में मैंने बातचीत आपसे करी थी, है ना. मैं आपसे आज इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसके बारे में आप बताएंगे मेरे को. नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर का डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो मैंने बोला था कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, इस वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. और प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, इससे डेंसिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ग्रॉस प्रेशर. आज हम लोग इनके बारे में बात करेंगे कि इनको मीजर कैसे करते हैं. एब्सोल्यूट प्रेशर को अगर हमें मीजर करना है तो हम कैसे मीजर करेंगे, उसकी भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं. ठीक है, मैंने बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने पास्कल होते हैं, मतलब कितने बार होते हैं, सारी बातें करती है. एक बार बराबर कितने पास्कल होता है, सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे कर ली थी. ठीक है, वेरिएशन के बारे में बताया था कि जैसे जैसे हम लोग डेप्थ के बारे में बात करें, जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है. और किस हिसाब से बढ़ता है, बोले रो जी एच से बढ़ता जाता है. प्रेशर इंक्रीजेज विद रो जी एच. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए, आज जो मेरे को और जो मैंने कल आपको एक स्टोक्स लॉ के बारे में पूरी पढ़ाई कराई थी. स्टोक्स लॉ मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे टर्मिनल वेलोसिटी होगी. बोले अचानक से जब आप पहले पार्टिकल हमारा नीचे जा रहा होगा तो वेट लगेगा, बायंसी लगेगी, ड्रैग लगेगा. इसकी वजह से वेट अगर हमारा कम हो, मतलब कुल मिला के अगर हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं मेंटेन होगी तो कहीं ना कहीं नेट फोर्स आएगा. अगर नेट फोर्स आएगा बेटा, नेट फोर्स आएगा हमारा तो कहीं ना कहीं एक्सीलरेशन आएगा तो कहीं ना कहीं हमारा पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी. कुछ समय बाद जब हमारा एक्सीलरेट करेगा तो ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. जब ड्रैग फोर्स इंक्रीज होगा तो एक समय बाद वेट और ये सब बराबर हो जाएंगे. जब बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. इसका मतलब है ड्रैग फोर्स भी जीरो हो जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा. मास हमारा मास एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट. उस समय पर जो वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, जिसके बारे में हमने पूरा फॉर्मूला आपको निकाल करके दिया था कि वी टर्मिनल बराबर √4/3 जी रो एस माइनस रो एस अपॉन में रो डब्ल्यू माइनस में 1 डी अपॉन में सी डी है. ये आपको मैंने इक्वेशन ड्राइव करके दी थी. और स्फेरिकल पार्टिकल के लिए लैमिनार फ्लो के लिए स्टोक्स लॉ ने जो सी डी का वैल्यू दिया हुआ 24/r दिया हुआ, उसको पुट करके हमारी टर्मिनल वेलोसिटी जो भी हमारी स्टोक्स लॉ के हिसाब से आ गई थी 1/18 म्यू जीएस माइनस 1 गामा डब्ल्यू जी डी स्क्वायर. ठीक है, इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ गई थी जो कि हमारी स्टोक्स लॉ से कंसिडरेबल थी. हम लोगों को जो बचा वाला पार्ट था, जो हमें बचा हुआ है पार्ट, वो है पास्कल का लॉ. वो हमें डिस्कस करना है. उसी क्लास में हम लोग, पीछे की क्लास में हम लोग आज जा करके यहाँ पर पास्कल का लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो कल का जो बचा वाला पार्ट है वो है हमारा पास्कल का लॉ. पास्कल के लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कहानी. ठीक है, आप लोग क्या करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए. तो ये वीडियो किसके किसके लिए हेल्पफुल होने वाला है, जो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, इवन जो 12th में है, 11th में है. तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर भी 12th 11th की जो बेसिक फिजिक्स की बात होती है वहाँ पर ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है. क्लियर है. देखिए नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पास्कल का लॉ, पास्कल के लॉ का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ. बेटा आवाज क्लियर आ रही है, सब कुछ क्लियर है. अंजलि, ईशान प्लीज कंफर्म करेंगे अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर. फ्लूइड के प्रेशर को ट्रांसमिट करने वाले लॉ को ही हम पास्कल्स लॉ बोलते हैं. तो पास्कल लॉ को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, पास्कल का लॉ क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पास्कल का लॉ पूरा हम लोग देख लेते हैं, तब इसके इस एप्लीकेशन पे आएंगे. पहले हम लोग पूरा पास्कल का लॉ समझ लेते हैं. तो क्या होता है, तो देखिए, प्रेशर
प्रेशर ट्रांसमिटेड, प्रेशर ट्रांसमिटेड, प्रेशर ट्रांसमिटेड। देखो फोकस करना पहले तो कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, आपने पढ़ा भी होगा पास्कल का लॉ। पास्कल का लॉ ये बोलता है कि जब हम प्रेशर को ट्रांसमिट करते हैं किसी कन्फाइंड लिक्विड में, कोई वॉल्यूम कन्फाइंड लिक्विड हो, जितना प्रेशर हम जहां ट्रांसमिट करेंगे वो इक्वली हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा एक तरीके से, इसका जो एक्सप्लिकेशन के फॉर्म में देखते हैं कि बोले अगर एक कंटेनर है, अगर एक कंटेनर है और कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, तो यहां पे किसी पॉइंट पे देखोगे आप तो हर जगह पे प्रेशर क्या कर रहा होगा, एक्सर्ट जो हो रहा होगा वो सेम प्रेशर हो रहा होगा। यही आपने पास्कल लॉ इतना पढ़ा हुआ है ना। तो अगर हम लोग मोटा मोटा पास्कल लॉ समझें तो पास्कल लॉ क्या है, तो बोले अगर फ्लूइड कन्फाइंड है तो वो जब जो भी प्रेशर है वो ट्रांसमिट करेगा इक्वली सारी डायरेक्शंस में। पूरा स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्टेड, exerted anywhere in a confined incompressible fluid, in a confined fluid, confined होगा मतलब कंटेनर में बंद होगा, in a confined, pressure exerted anywhere in a confined incompressible fluid, in a confined incompressible fluid, fluid। अच्छा ये दिख रहा है यहाँ तक, कोने तक, confined तक दिख रहा है, देखिए बताइए। ओके, इस confined incompressible की आखिरी लाइन तक दिख रहा है, एक बार लैग हो रहा है तो। fluid is transmitted equally in all direction, is transmitted equally in all directions, सारी डायरेक्शंस में इक्वली ट्रांसमिट होता है, सारी डायरेक्शंस में इक्वली ट्रांसमिट होता है। फोकस करिएगा, प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन ए कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में इक्वली होगा पास। इसका एप्लीकेशन कैसे उठाते हैं, इधर देखिए। आप यहां से कुछ प्रेशर लगाएंगे, आप यहां पे जो प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर कितना होगा, बोले फोर्स जो आप अप्लाई करेंगे F1 अपॉन में एरिया जो यहाँ का होगा A1, ठीक है, यहाँ का फोर्स F1 और जो यहाँ का एरिया A1 वो बराबर होगा यहाँ का फोर्स F2 अपॉन में A2। फोकस करना, ये जो अबे ये इसका वेट नीचे लग रहा होगा ना, अगर उसके बराबर का फोर्स ऊपर लग गया बात खत्म हो गई। तो कुल मिला के आपको जितना प्रेशर आप यहाँ लगाएंगे P1 उतना ही प्रेशर वहां पे लगेगा, क्योंकि फ्लूइड कैसा है, कन्फाइंड है, बंद है, फ्लूइड कन्फाइंड है। तो कन्फाइंड फ्लूइड में प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर, देखो स्टेटमेंट क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन ए कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो हर डायरेक्शन में जितना यहाँ लगाओगे उतना ही यहाँ वापस से लग जाएगा। क्लियर है बात। इसका हम लोगों को मेन फायदा जो मिलता है एक तो ये है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो किसी भी पॉइंट पे प्रेशर जो हमको मिल रहा होगा इक्वल मिल रहा होगा हर डायरेक्शन में। यहाँ पर भी है, जितना प्रेशर यहाँ से लग रहा है वो हर जगह पे ट्रांसमिट हो रहा है, कुल मिला के हर डायरेक्शन से प्रेशर जो लग रहा है वो सेम लग रहा है। इसको हम लोग पास्कल का लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पास्कल का लॉ। यहाँ तक की बातें क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर इसी का हम लोग और कॉन्टिन्यूएशन में देखें कि इसके फायदे क्या हैं, तो कल हमने आपको पढ़ाया था, कल मैंने आपको पढ़ाया था वो था पिक्नोमीटर, बैरोमीटर, ये सारी कहानी है ना। तो उसी कहानी को हम लोग और ध्यान से समझ लेते हैं, उसी कहानी को हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं, जरा फोकस करते हैं उस पर। तो अगर हम लोग बात करें बेटा, सबसे पहला है एक बैरोमीटर, दूसरा है मैनोमीटर, ठीक है, एप्लीकेशन सही है। मैंने आपसे कल बात करी थी, फोकस करिए, याद करिए क्या बताया था मैंने आपको। मैंने ये बताया था कि एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अरे याद है कि नहीं याद है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो प्रेशर क्या था, बोले कि एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मतलब क्या था कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लग रहा है तो उसका इस्तेमाल वहां पर जो हमने कल कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, कल एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको ये पढ़ाया था। देखिए कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि पर्टिकुलर डेप्थ पे प्रेशर सेम लगेगा, यहाँ पर भी वही प्रेशर लगेगा, यहाँ पर भी वही प्रेशर लगेगा, सब जगह प्रेशर यहाँ पर सेम लगेगा।
तो जब पर्टिकुलर डेप्थ पे, इन पर्टिकुलर डेप्थ पे प्रेशर हमारा सेम लगेगा, तो वो प्रेशर कितना कितना होगा उसकी सारी कहानी हमको बात करनी। तो उसी का फायदा हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं, उसी का फायदा हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं। कैसे, वो देखिए। देखिए बात यह है कि जितना प्रेशर यहाँ पे लग रहा है इस जगह देखना, जितना प्रेशर यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, जितना प्रेशर इसमें इस जगह पे लग रहा है, इस जगह पे लग रहा है, उतना ही प्रेशर इस जगह पे लगेगा। अरे बोलो हाँ या ना। बोले दिस प्रेशर P1, दिस प्रेशर P1 विल बी इक्वल टू प्रेशर P2। बोले ठीक है सर, जरा इक्वेट करिए। तो P1 प्रेशर हमारा है किसके बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। बोले हाँ। वो यहां पर किसके बराबर आएगा, अब फोकस करना। बात यह है कि यहां पे प्रेशर है, यहां पे ये तो वैक्यूम है, वैक्यूम प्रेशर मतलब 0। बोले ठीक है। प्लस इतने फ्लूइड की प्रेशर, इतने फ्लूइड का प्रेशर कितना होगा, मान लीजिए ये चढ़ गया तो इतने फ्लूइड का प्रेशर कितना होगा, फोकस करिए। तो सर इतने फ्लूइड की हाइट मान लीजिए h है, इतना फ्लूइड जो चढ़ गया है। तो कल ही हम लोगों ने हाइट वाले फॉर्मूले से सीखा था, क्या सीखा था, देखिए हमने सीखा था कि वाटर फ्लो जब होता है तो हाइट कितना होगा, तो बोले जितनी हाइट पे है रोजी h, रोजी से मल्टीप्लाई कर दो, यही सीखा था। तो यहां पर भी रोजी से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो यहां पर रो, अब रो किसका है, बोले यहां मरकरी यूज करते हैं, क्यों करते हैं अभी पता पड़ जाएगा। तो रो ऑफ Hg, मरकरी, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी इनटू में जी, रो इनटू में जी मरकरी, और इनटू में हाइट। फोकस करना, आप यहां पर टेस्ट करोगे, आप यहां पर क्या करोगे, टेस्ट करोगे, ये बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट लाओगे, यहां पर रखोगे, कुछ ना कुछ हाइट चढ़ जाएगा। बोले क्यों चढ़ जाएगा, क्योंकि यहां वैक्यूम है, यहां वैक्यूम है, यहां प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, समझना, ये ट्यूब ऐसे बनी हुई, ये वैक्यूम है, ये प्रेशर, ये वैक्यूम है, यहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, तो कुछ ना कुछ हाइट बैरोमीटर में चढ़ जाएगा, ताकि यहां पे प्रेशर और यहां पे प्रेशर बराबर कर पाए। अगर ये बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा तो यहाँ तो वैक्यूम है बेटा, और अगर यहाँ वैक्यूम है तो ये प्रेशर बराबर हो ही नहीं पाएगा, यहाँ तो वैक्यूम है, तो थोड़ा फ्लूइड ऊपर बढ़ जाएगा। अब मरकरी क्यों यूज करा है, क्योंकि मरकरी भारी होता है बेटा, भारी फ्लूइड होता है, जिससे कि हमको ये जानी है, जब ये अगर ये कम कर दिया तो ये हाइट बढ़ जाएगी, अगर ये कम कर दिया हमने तो ये हाइट बढ़ जाएगी, और अगर ये हाइट बढ़ गई तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है, अगर ये कम करा तो ये हाइट बढ़ जाएगी, तो हमें ये ज्यादा हाइट का ट्यूब देना पड़ेगा, तो हमारा प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाए ये ट्यूब हमारा बनाना, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं मरकरी। तो यहाँ से हमारा प्री एटमॉस्फेरिक डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे कि प्रेशर एटमॉस्फेरिक कितना आएगा। बोले प्रेशर एटमॉस्फेरिक आएगा रो मरकरी, जो भी हमारा फ्लूइड यूज करा है जैसे कि मरकरी, इंटू में जी, और जितना भी हाइट पानी का चढ़ा होगा, जितना भी हाइट पानी का उसमें चढ़ा होगा उसी को हम लोग बोल देंगे। तो PATM बराबर हो जाएगा रो मरकरी इंटू में जी इंटू में H। यहां तक की बातें क्लियर है। ठीक है, आगे देखें। यस सर, क्लियर है ना बेटा। चलिए, तो यहां तक की ये कहानी हमारी आ गई हमको समझ में। अब इसी के साथ में हम लोग एक पढ़ते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है, देखो बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, किस लिए कौन सा काम आता है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, बैरोमीटर का फंक्शन लिख लेते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है, ओके। अगर हम लोग बात करें मैनोमीटर का, तो किसी भी क्लोज्ड जगह पे, कोई भी क्लोज्ड कंटेनर है, उसका प्रेशर कितना, ये यहां से खुला भी हो सकता है, यहां से बंद भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप दोनों जगह कनेक्ट करके प्रेशर डिफरेंस ले सकते हो। अगर ये ट्यूब खुली होगी तो आपको यहां से पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे प्रेशर कितना एटमॉस्फेरिक है, उसके हिसाब से लिख सकते हो। तो देखो मैनोमीटर हमारा यूज किस लिए करा जाता है, टू measure pressure of gas to measure pressure of gas inside a closed container या फिर रिजर्वायर। क्लोज्ड कंटेनर या फिर रिजर्वायर के अंदर पे जो भी हमारी ये गैस होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं PA है, यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं PA है,
ठीक है, फोकस करना। बोले ठीक है सर। और हमको बताना है कि वो वैल्यू कितनी है। मान लीजिए ये ओपन टू एटमॉस्फेरिक है, मतलब यहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा होगा, बोले P, ऐसे समझो, ये सब छोड़ो, यहाँ पे P एटमॉस्फेरिक लग रहा है, बात खत्म हो, ये खुला हुआ है यहाँ से, यहाँ पे P एटमॉस्फेरिक लग रहा है, तो कैसे वैल्यू निकालोगे, तो फोकस करना। ये PA है, बोले हाँ ये PA है। जब हम लोग नीचे जाते हैं, जब हम लोग नीचे जाते हैं तो क्या होता है, बोले डेंसिटी, कल बात करी थी, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ध्यान रखना। जैसे जैसे वी विल गो डाउन, डेप्थ में जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज, कितना प्रेशर आ जाएगा, बोले इतनी हाइट का, इतनी हाइट का डेंसिटी कितना है, मान लो ρ1, तो आप लोग क्या यूज कर लोगे, बोले ρ1 इंटू में G इंटू में H1। ओके, अब बताना, यहां से यहां जाओगे तो प्लस होगा प्रेशर, उतना ही प्रेशर, और यहां से यहां ऊपर आओगे तो माइनस होगा उतना ही प्रेशर। तो क्या लिखने की जरूरत है, समझो बात को, जहां पे सेम फ्लूइड हो, फोकस कर लेना, जहां पर सेम फ्लूइड हो, सेम फ्लूइड हो, और आप अगर ट्यूब क्रॉस कर रहे होगे तो आपको उतना लेने की जरूरत नहीं है। ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो एफएम के सवाल बहुत आसान हो जाते हैं आपके लिए। कुल मिला के यहां से जब नीचे आओगे तो क्या लिखोगे, गाम ρ2 इंटू में G इंटू में H2, कुछ भी जो भी H है, और यहां से जब ऊपर जाओगे तो उसको माइनस करोगे, ऊपर जाने पे माइनस करोगे, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। इसके ऊपर की कहानी पढ़ो। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है? बोले कि आप अगर सेम फ्लूइड ऐसे भरा हुआ है तो उसमें जितना यहाँ नीचे जाओगे प्रेशर इंक्रीज करेगा, ये तो यहाँ से अब जब ऊपर आओगे तो प्रेशर डिक्रीज माइनस में लिखोगे, जब नीचे जाते हैं तो प्रेशर प्लस होता जाता है, और ऊपर जाते हैं प्रेशर माइनस हो जाता था, तो जितना है इसको प्लस, इन दोनों को छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये और ये समाप्त हो जाएगा, यहाँ से खेल खत्म इसका। अब इसके ऊपर की कहानी है जो भी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कुछ भी नहीं है। बोले ठीक है, इसके ऊपर की कहानी देखिए। ऊपर जाने से प्रेशर क्या होता है, बोले माइनस करना है सर, नीचे में प्लस ऊपर में माइनस, माइनस करो, कितना माइनस करोगे, बोले यहाँ का डेंसिटी ρ2 है, बोले ρ2, हाइट कितनी है, H2 है, तो G इंटू में H2। अच्छा, अब यहाँ का प्रेशर कितना है, अब ये करने के बाद प्रेशर अगर खुला होगा तो P एटमॉस्फेरिक मिल जाएगा, अगर बंद होगा तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बोले हमको यहाँ पे जो भी PB होगा वो मिल जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। अब मेरी बात सुनना, अगर आपको गॉज प्रेशर बोला होगा तो गॉज प्रेशर मतलब गॉज प्रेशर P एटमॉस्फेरिक के ऊपर होता है तो बराबर जीरो कर दोगे, जीरो कर दोगे तो किसके लिए, गॉज के लिए। अगर आपको एब्सोल्यूट चाहिए होगा तो आप एटमॉस्फेरिक के बराबर कर दोगे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में नहीं तो आपने वहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। हमारा कुछ क्राइटेरिया ये ऐसा है कि हम लोग इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अरे क्लियर है बात? तो हम लोग एक आध सवाल को सॉल्व करते हैं, इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपके डाउट्स और क्लियर हों। क्लियर है? मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। आपकी एक ट्यूब बनी हुई है कुछ इस तरह से, प्रॉब्लम लिख रहा हूं मैं आपके लिए, प्रॉब्लम, ठीक है। क्या है प्रॉब्लम? बोले एक ट्यूब ये है, एक यहां पे ट्यूब है, ठीक है। यहां पर फ्लूइड भरा हुआ है, इतने में ऑयल भरा हुआ है कोई, यहां पर ऑयल भरा हुआ है, एक मिनट, यहां से भरा हुआ है, यहां से यहां तक ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमारा वाटर भरा हुआ है, इसके बाद हमारा वाटर भरा हुआ है, ये कहानी, ठीक है। फोकस करिए, सवाल को आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जो ऑयल यहां से यहां तक की दूरी है, जो इसके यहां से यहां तक की दूरी है,
वो जो दूरी दे रखी है ये दे रखी है अरेंजमेंट 12.3 mm। ये जो दूरी दे रखी है 12.3 mm, 12.3 mm, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो हमारा भरा हुआ है, ये जो दूरी दे रखी है ये दे रखी है 135 mm, ये दे रखी है 135 mm। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 135 mm, ठीक है। ये ऑयल है, ये यहाँ पर ऑयल है, और ऑयल की डेंसिटी आपको बताएगा, और यहाँ पर वाटर है, ठीक है। ऑयल की जो डेंसिटी है वो आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना होगा। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल। ये यहाँ पर वाटर है, ये यहाँ पर क्या है, वाटर है। इतनी सी कहानी, आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये पूरी कहानी आपको दी हुई है, ठीक है। अरे भैया क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो देखिए फटाफट, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आगे देखते हैं, तो चेक करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या सिखाया, आप प्रेशर की इक्वेशन बस लिख लो, यहाँ पे जितना प्रेशर है और ऐसे ऐसे करके जाते रहो, पूरा प्रेशर यहाँ तक लिख डालो। देखो सर यहाँ पर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। बोले ठीक है सर। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा यहाँ पे P एटमॉस्फेरिक। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर ऐड करते जाइए। बोले ठीक है। प्लस बोले ऑयल है तो ऑयल की डेंसिटी आएगी रो ऑफ ऑयल। ओके, कितना नीचे जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है बताओ। ये हाइट टोटल कितनी है, हमको दिख रही है, ये हाइट टोटल कितनी है। बोले ये 135 mm और ये 12.3, तो ये हाइट दिख रही है, तो जी में ये हाइट का मल्टीप्लाई कर दो, 135 प्लस 12.3, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने आपको अभी भी सिखाया था कि जब फ्लूइड सेम होगा तो जितना यहाँ से यहाँ जाने में माइनस होगा उतना ही यहाँ, जितना यहाँ से यहाँ जाने में प्लस होगा उतना ही यहाँ से यहाँ जाने में माइनस होगा, तो उतनी हाइट को छोड़ दीजिए और उसके ऊपर की कहानी लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर जा रहे हैं, बोले हाँ। जब ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर कितना है, बोले ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर कितना है, आप वाटर का है माइनस में लिखना है, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो माइनस में रो ऑफ वाटर जो भी होगा वाटर का, ठीक है, इनटू में जी। ओके, इनटू में हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी, 135, 135, ठीक है। बोले ठीक है, बराबर यहाँ पे प्रेशर फिर से हवा आ गई तो बराबर किसके हो जाएगा, P एटमॉस्फेरिक के। यहाँ से P एटमॉस्फेरिक कैंसिल हो जाएगा। बोले ठीक है। जब कॉमन लोगे तो ये G और G कैंसिल हो जाएगा। बोले ठीक है। और आप यहाँ से रो ऑफ ऑयल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, बोले इधर 135 लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा 135 प्लस 12.3 इनटू में रो वाटर, इनटू में रो वाटर। अब जिस यूनिट में वाटर को रखोगे उस यूनिट में ऑयल आ जाएगा, जिस यूनिट में वाटर को रखोगे उस यूनिट में ऑयल आ जाएगा। फोकस करिए। अगर ग्राम पर सीसी में आंसर चाहिए तो ग्राम पर सीसी में रखना, हमें अगर केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए तो हम लोग 1000 पुट कर देंगे। वैल्यू यहाँ पर निकालिए कितनी आएगी आपकी, वैल्यू यहाँ पर निकालिए कितनी आएगी फटाफट। अंजलि वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए 135 अपॉन में 135 प्लस 12.3 इंटू में 1000, तो वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 916.49। अगर चेक करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 916.49 केजी पर मीटर क्यूब में ये आंसर आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है। अरे बोलो तो फिर आगे बढ़े। अगर ये क्वेश्चन हो गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 916 पॉइंट लगभग 4 के आसपास आंसर आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए वही जो वहां पर वो पावर वाला क्वेश्चन दिया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पास्कल लॉ का एक एप्लीकेशन है क्वेश्चन में।
ठीक है। यहाँ पर ये हमारा 600 kg का है, मान लीजिए जो रखा हुआ है ये मास है 600 kg, 600 kg। यहाँ पर पिस्टन लगा रखा है, यहाँ पर पिस्टन लगा रखा है, 0.9 ग्राम पर सीसी, 0.9 ग्राम पर सीसी। हाँ, तो आप अगर 1 रख दोगे तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। अगर आप 1 यहाँ पे रख दोगे तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर पिस्टन लगा रखा है, पिस्टन लगा रखा है, ठीक है। और ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है इस जगह की और इस जगह की, ये जो आपको दे रखी है, ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर। दिस हाइट इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बोले ठीक है। पूछ रहा है यहाँ पे फोर्स लगाएंगे हम लोग, फोर्स हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो कितने का लगाएंगे। अगर एरिया, मैं अब पूरा क्वेश्चन नहीं टाइप कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वैल्यूज दे रहा हूँ। अगर आपका ये 600 kg का है, यहाँ का एरिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ का एरिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ का एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ का एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया यहाँ का दे रखा है, ठीक है। बोले ठीक है। और साथ ही साथ दे रखा है इसमें ऑयल भरा हुआ है, ऑयल, यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है, यहाँ पे अंदर ऑयल भरा हुआ है बेटा, ठीक है। ऑयल, हियर इट इज फिल्ड विद ऑयल। यहाँ पर बेटा ऑयल भरा हुआ है अंदर, ठीक है। यहाँ पर अंदर पे ऑयल भरा हुआ है। ये ऑयल की डेंसिटी भी दे रखी है हमको, ऑयल की भी डेंसिटी दे रखी है। कितना दे रखा है, तो रो ऑफ जो ऑयल है, आपको रो ऑफ ऑयल दे रखा है, रो ऑफ ऑयल इज गिवन एज कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 0.78 सेंटीमीटर की, 0.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आपको दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए, मतलब उसको एक तरीके से समझ लीजिए, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि बराबर रखने के लिए, पर उठने के लिए आप समझ लो उससे थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो व्हाट इज द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू होल्ड द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये वजन ज़्यादा है, आप नहीं ध्यान दोगे हो सकता है ऊपर, तो आपको है कि होल्ड, या यहाँ कितना प्रेशर लगा के रखें कि ये भैया, जैसे कि आप मतलब गाड़ी में लगता है ना हाइड्रोलिक, नीचे पहिए में हाइड्रोलिक्स लगा के रखते हैं, या फिर आपने बहुत पावर ब्रेक का नाम सुना होगा, तो हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। पहले आप बताइए कि इसको सवाल को कैसे सॉल्व करना है आपको। अगर अब मैं इसमें हिंट दे देता हूँ आपको, देखिए एक सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो बोले ये प्रेशर जो भी लग रहा होगा वो इस जगह के प्रेशर के बराबर होना चाहिए, जो भी ये प्रेशर लग रहा होगा वो। अब ये मत कर दीजिएगा बोले प्रेशर बराबर दिस इज इक्वल टू तो फोर्स अपॉन एरिया, नहीं, फोर्स अपॉन एरिया तो जो आप अप्लाई करोगे वो करोगे ही करोगे, ये प्रेशर भी है साथ में, इस पर फोकस रखना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सवाल को करिएगा। बोले सर एक्चुअल में हम लोग यहाँ से कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, बोले हाँ, तो वो प्रेशर कितना देगा, बोले फोर्स अपॉन में एरिया, वो कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोले ठीक है, प्लस नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, कौन सा फ्लूइड है, बोले रो, रो इंटू में जी, हाइट कितनी है, बोले 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इतना जब सब कुछ कर लोगे तो प्रेशर किसके बराबर आएगा, बोले 600 का यहाँ पर वेट लग रहा है, तो प्रेशर कितने का लगेगा, तो बोले 600, पहले तो उसको वेट में कन्वर्ट करो, तो बोले फोर्स आया 9.81 में कन्वर्ट करिया, ठीक है, और उसमें डिवाइड करा 800 का। यहां से आप निकालिए कि प्रेशर एफ फोर्स कितना होगा। यूनिट्स का चेंज आपको करना है, मेरे को नहीं, यूनिट्स का चेंज आपको करना है, आपको आंसर निकालना होगा, कितना आएगा आप बताइए। फटाफट बताइए बेटा।
यूनिट्स का खेल है सवाल में, सवाल पूरा कंप्लीट मैंने बता दिया है आपको, आपको सिर्फ अब यूनिट्स का खेल देखना है, यूनिट्स में गड़बड़ी नहीं करनी है। क्या वो रुक गया है क्या बेटा? ठीक है, अभी ठीक होगा मेरे हिसाब से। तो आप बताइए भाई, आपको सारा यूनिट का खेल समझाया जा चुका है, आपको यहाँ पर जितना रिक्वायरमेंट है मैंने आपको दे दिया डाटा, अब आपको यूनिट्स के खेल में खेल खेलना है। बात यह है कि प्रेशर और फोर्स में बस खाली यही ध्यान रखना, फोर्स आपको न्यूटन में बताना होगा, बोले हाँ, तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चलना चाहते हो तो वो देख लो, मतलब आप किस यूनिट में भागना चाहते हो, ठीक है, आपको वो फोकस करना होगा कि आप किस यूनिट में भागना चाहते हो। तो हम लोग सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से चलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज बेटर, 9.81 SI यूनिट्स, 9.81 गलत, चलिए देखते हैं। 9.81 तो हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखा है ना, 9.81 तो हमने जी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखा है। चलिए मैं आपके लिए इसको सॉल्व करता हूं, है ना। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए फोर्स लग रहा है F, मान लेते हैं वो न्यूटन में है, तो अब न्यूटन, सब कुछ सारा खेल मीटर में करते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए, हाँ भाई सेंटीमीटर से मीटर में जाना है अगर, तो बोले 100 से डिवाइड करना होता है, बोले हाँ, और 100 से डिवाइड करना है तो 1 सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कर देंगे, ओके सर। नेक्स्ट रो, अब रो को ग्राम पर सीसी में नहीं, हम लोग रखेंगे केजी पर मीटर क्यूब में, यहां से केजी जाओगे, अच्छा देखो इसको देखो आप, 1 ग्राम पर सीसी किसके बराबर होता था, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पे देख लो 0.78 ग्राम से केजी में जाना है, मतलब 1000 से भाग देना पड़ेगा, ओके सर। और सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग देते हैं, 100 ऊपर आ गया, और क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब आ गया, तो 1000 है और क्यूब है, तो ये पावर 6 हुआ, 6/3 कितना हो गया 2, अरे मतलब 6/3 बचा ना, तो बस 780, तो कुल मिला के ये केजी पर मीटर क्यूब में 780 आ जाएगा। अगर ये समझ में ना आया हो तो बताइए जरा कि डेंसिटी अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी गई होगी तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 780 केजी पर मीटर क्यूब। ये अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, बोले ठीक है। जी की वैल्यू वापस से वही 9.81, ओके। अब 8 सेंटीमीटर दिया और मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा 8/100, ओके। इधर देखिए ये क्या लिखा हुआ है 600 केजी में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, केजी में लिख दीजिए, केजी में, ठीक है, बोले 600 केजी, उसको फोर्स में कन्वर्ट करिए तो 9.81 आ जाएगा, 600 केजी को फोर्स में कन्वर्ट करिए तो 9.81 आपका आ जाएगा, बोले ठीक है सर, 9.81 डन, बोले ठीक है सर, 9.81 आ गया, 600 इंटू में 9.81 आ गया। अब साथ ही साथ क्या करना है हमको, इधर देखिए, इधर ध्यान से, 9.81 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स आ गया, अब यूनिट्स का ख्याल रखना है, तो 800 एरिया है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए बोले 100 और उसका स्क्वायर। अब यहां से निकालिए कि फोर्स कितना आएगा, न्यूटन में आ जाएगा फोर्स, फटाफट कैलकुलेट करिए आप, मैं आपके साथ कर रहा हूं। तो 600 इंटू में 9.81 इंटू में 100 का स्क्वायर, ओके सर, अपॉन में 800 माइनस में 780 इंटू में 9.81 इंटू में 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में 25 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। कितना आंसर आ रहा है फटाफट कैलकुलेट करिए, आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा एक मिनट, ये सेंटीमीटर में नहीं मीटर में दिया हुआ है बेटा, ये मैंने मिसप्रिंट कर दिया है, ये सेंटीमीटर में नहीं मीटर में दिया हुआ है, ये मिसप्रिंट है। अगर ये मीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 100 फिर नहीं आएगा, अरे ये तो मीटर में दिया ही हुआ है ना, तो ये मीटर में दिया हुआ है, ये मिसप्रिंट हो गया मेरे से, तो मैं इसमें 8 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है,
तो 600 है इंटू में 9.81 है इंटू में 100 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 800 है, माइनस करेंगे 780 इंटू में 9.81 इंटू में 8 मीटर है, ये आ गया, इंटू में 25 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। कितना आंसर आ रहा है सब लोग कंप्यूट करेंगे, फोर्स की वैल्यू निकालेंगे फटाफट फास्ट। जल्दी बताइए, सुनील, अंजलि, आंसर बताइए फटाफट। कंप्यूट करिए बेटा, कितना आएगा। तो ये पूरी वैल्यू में इसको माइनस करिए, इससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करिए, 100 से स्क्वायर से डिवाइड करिए, फटाफट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आंसर निकालिए। हाँ जी, कितना आ रहा है 30.9015, वेरी गुड। यहाँ जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 30.9015, तो लगभग 31 मान लीजिए या 30.90 न्यूटन, लगभग 30.90 न्यूटन, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है, बाकी लोगों के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 30.90 न्यूटन। ये हमारा पूरा सवाल था, इससे रिलेटेड जो भी कहानी थी वो हमने डिस्कस कर लिया आपसे। अरे भैया बोलो 30.90 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नहीं 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 बेटा, पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा, पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा बेटा, फोर्स तो न्यूटन में ही है ना, मीटर का तो खेल बाद में करा है। देखो मीटर तो 25 का है वो, तो फोर्स तो न्यूटन में ही आएगा ना। फोर्स कब से मीटर स्क्वायर में आने लगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो फोर्स तो हमारा न्यूटन में ही आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा, न्यूटन में ही आएगा फोर्स। अरे क्लियर है बात, फोर्स जो है हमारा वो न्यूटन में ही आएगा, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और करा जाए, एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, चलिए एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं आपको। 30 पॉइंट, हाँ ठीक है, ओके डन। यहां तक की बात करते हैं अपने आप में। तो हमने अपने आप दो क्वेश्चंस कर लिए हैं, मैनोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर क्या होता है, ये दोनों कहानियां हम लोगों ने पढ़ रही है, और पास्कल्स का लॉ जो पिछला हमारा बचा हुआ था, पास्कल का लॉ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। वी हैव डिस्कस्ड पास्कल लॉ, वी हैव डिस्कस्ड बैरोमीटर, बैरोमीटर की क्या कहानी है, और हमने यहाँ पर मैनोमीटर की बात कर ली है, मैनोमीटर की क्या कहानी है, उससे प्रेशर कैसे निकालते हैं, ये सारी हम लोगों ने बातें कर ली है। ठीक है, अब या हम लोग और न्यूमेरिकल छोड़ करके अभी हम लोग सरफेस टेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सरफेस टेंशन को मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, और सरफेस टेंशन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद फिर हम लोग जो है बाकी कल और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सरफेस टेंशन की। चलिए, सरफेस टेंशन क्या होता है, उसकी क्या कहानी होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना यहाँ पे चाहते हैं। क्लियर, ओके सर बताइए होता क्या है। पहले तो टेंशन की बात समझते हैं, टेंशन क्या होता है, तब सरफेस टेंशन पे आएंगे। तो टेंशन की बात समझे तो जैसे कि अगर आप ये देखें कि एक रोप है, रोप वो यहाँ पर ऐसे अटकी हुई है और बीच में उसमें कुछ टंगा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इसकी वजह से इसमें कहीं ना कहीं हमारा ऐसे करके आएगा, ये सैगिंग हो जाएगी, और इस सैगिंग की वजह से कहीं ना कहीं ये टेंशन आएगा इसमें। उसको हम लोग बोलते थे लीनियर टेंशन, कि उस रोप में टेंशन आ रहा है, उस रोप में कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। क्लियर। अब बात ये है कि उसी को अगर सरफेस के फॉर्म में देखें, बोले एक स्फेरिकल ये बॉडी दिख रही है, देखो ये स्फेरिकल बॉडी, ये पूरी स्फेरिकल बॉडी, इसमें समझो कि ये जो बाहर का आउटर सरफेस है, होता क्या है सरफेस टेंशन में बताता हूं, आप फोकस करना। जब भी इंटरफेस आएगा, लिक्विड में इंटरफेस आएगा, जैसे कि आपने देखा होगा, ये देखिए आपने ये चीज देखी होगी, हमारा लिक्विड का सरफेस जब आप ऐसे डालते हैं तो वो ऐसे मिलता नहीं है आपको, आपको उसमें कहीं ना कहीं कॉनकेव सरफेस मिलता है। ठीक है, आपको उसमें कहीं ना कहीं कॉनकेव सरफेस मिलता है, ऐसा नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि लिक्विड में हर तरफ प्रेशर लग रहा होता है, तो नीचे पे अगर कोई पॉइंट उठाते हैं तो चारों तरफ से बराबर प्रेशर लग रहा होता है, लेकिन इस जगह पे आते हैं तो ये हमारा प्रेशर, ये जो नीचे प्रेशर लग रहा है, इसको ओवरकम करने के लिए कोई नहीं होता है। दिस प्रेशर, वी डोंट हैव एनी प्रेशर टू ओवरकम दिस, जिसकी वजह से ये कॉन्केव बन जाता है। तो कभी भी पानी में अगर इंटरफेस बनता है, तो जो भी इंटरफेस बन रहा होता है, तो पानी जो ड्रॉपलेट होती है वो हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करती है। ऐसे करके मिनिमम सरफेस एरिया, ये अगर बाहरी सरफेस है, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करती है, जो कि एक स्फेयर का होता है। तो सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि हमारा इंटरफेस पे जो सरफेस होगा वहां पे फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बोले स्फेरिकल पार्टिकल। जो ज्यादातर ड्रॉपलेट दिखेंगे वो तुमको स्फेरिकल दिखेंगे। सर ये किताबी भाषा तो हमें भी पता है, आप थोड़ा सा ऐसा बताइए जिससे कि फील हो। तो आप समझिए, आपने लीनियर टेंशन अभी समझा ना, लीनियर टेंशन क्या होता है? बोले लीनियर टेंशन का मतलब है कि अगर आप इस तरह से ये देखें और इसमें ये ऐसी लाइन जा रही है, ये बस एक ही समझ लीजिए कि ये एक ही लाइन जा रही है, तो इसमें जो टेंशन होगा उसी को बोलोगे लीनियर टेंशन। वैसी हमारी समझ लीजिए इसमें न जाने कितनी लाइंस हैं, जो कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, इसमें न जाने कितनी लाइंस हैं, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है ना, तीसरी लाइन ये है, तो इसमें लाइंस न जाने कितनी जा रही हैं ये। तभी तो हमारी कई सारे लीनियर लाइंस को, अबे कई सारे तागे मिला देते हैं तभी तो कपड़ा बनता है। एक डोरी होती है, कपड़ा कैसे बनता है? बोले कई सारे हमारे जो है थ्रेड्स को मिला देते हैं, सरफेस बन जाती है पूरी। तो ये लगातार कई सारे हम लोग थ्रेड्स को ऐड करते जा रहे हैं। क्लियर है? ये हमारे न जाने कितने थ्रेड्स होंगे जो ऐसे ऐड होते चले जा रहे होंगे। इन सब में टेंशन लग रहा है। तो ये जो बाहरी सरफेस है ये सब अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रही है। कुल मिला के ये टेंशन में है। एक स्फेरिकल सबसे कम से कम एरिया बनाने की कोशिश करेगा, जिसको बोलते हैं कि स्फेरिकल पार्टिकल है, टेंशन लगेगा। क्लियर है? फोकस करना। हमको टेंशन फोर्स, जैसे कि एक ड्रॉप, ये देखो यहाँ पे ये पानी निकल रहा है, जब ये पानी निकल रहा है तो इसमें कैसे कैसे है, तो बोले इसमें जो सरफेस एरिया है वो कुछ ऐसा है, समझना। ये हमारा कुछ ऐसा पानी का ये जा रहा है जेट पूरा, बोले हाँ। इसमें हमारी ये वाली जो सतह है, ये वाली समझ रहे हो, इसमें हमारा सरफेस टेंशन लग रहा है। ये ऐसे करके न जाने कितने थ्रेड्स बन रहे हैं, ऐसे करके न जाने कितने थ्रेड्स बन रहे हैं, ये करके ऐसे करके ये सारे हमारे थ्रेड्स बनते जा रहे हैं। फोकस करना, इसी से तुम्हारे आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। समझ रहे हैं सर? इसी से होंगे, हमको पता है। ठीक है, ये देखिए ऐसे करके ये। तो अब अगर हमको जानना है कि सरफेस टेंशन कैसे लग रहा होगा, तो फोकस करना, जैसे कि इस बॉडी को देखें, तो इस बॉडी में न जाने कितने ऐसी सरफेस टेंशन लग रहे होंगे। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये हमारा ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे करके हमारे जा रहे हैं। अब इसमें हम लोगों को जब आपसे सवाल पूछेगा तो क्या करिए, आपको अगर ये जानना है कि कितना सरफेस टेंशन किसी पॉइंट पे, तो इसमें आधा कर दीजिए, इसको यहां से उड़ा दीजिए, इसको बीच से काट दीजिए। ठीक है, फोकस करना, इसको यहां से बीच से काट दीजिए। जब आप बीच से काटेंगे इसको यूं करके, ऐसे करके, और ये उधर के सारे थ्रेड्स को काटता चला जाएगा। तो अब बताओ अब ये जो सरफेस टेंशन जिस थ्रेड में था, सरफेस टेंशन जिस थ्रेड में था, यहाँ पे काट दिया, तो ये टेंशन खत्म तो हो नहीं पाएगा, इन सब में टेंशन फोर्स लग रहा होगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो सबकी पेरीफेरी में हमारा कहीं ना कहीं टेंसाइल फोर्स लग रहा होता है, सबकी पेरीफेरी में टेंसाइल फोर्स लग रहा होता है। ये इसको पहले रोक के रखा होता है उसने, जो कि अब टूट गया है। तो अगर हम लोग अल्टीमेटली बात करें, तो एक तो बात है कि सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सरफेस टेंशन इज रिप्रेजेंटेड, सरफेस टेंशन दिखाते हम लोग हैं, दिखाते हैं, समझ आ रहा है, दिखाते हैं सिग्मा से सरफेस टेंशन को, एंड दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स होता है पर यूनिट लेंथ में। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इसको काट देंगे तो हमारा ये यहाँ पर, अगर हमने इसको काटा तो ये हमारा यहाँ पर कुछ ऐसा सरफेस बनाएगा। इसीलिए आप जब अभी आगे सवाल कराऊंगा तो पूरी पेरीफेरी के अराउंड, बोले एक यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे 2 पाई r से मल्टीप्लाई कर दोगे, बाहर फोर्स लग रहा होगा। वैसे इस वाले सवाल में देखो, यहाँ पे जब आप कट करोगे, तो यहाँ से कट करोगे बीचों बीच से यूं,
तो अब यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा होगा, बोले यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, बोले ये वाले थ्रेड में इधर से, वाले थ्रेड में इधर से, इसमें इधर से उधर से, दोनों तरफ से लग रहा होगा। तो वैसे ही लगातार बोले इस तरफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, उस तरफ का ले लेंगे और उस तरफ से हम लोग निकाल लेंगे कि हमारा सरफेस टेंशन की वैल्यू के हिसाब से कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा। उसके कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे आज सरफेस टेंशन की एक पिक्चर दिखाई है, मेरे को काफी दूर तक जाना है। सरफेस टेंशन में मैंने आपको बताया लीनियर के बारे में, सरफेस टेंशन में मैंने बताया कि स्फेरिकल पार्टिकल मिनिमम एरिया एज्यूम कर लेता है, और सरफेस टेंशन में मैंने बताया कि कर्व एरिया ले लेता है, सरफेस टेंशन में मैंने बताया कि इंटरफेस पे होता है, सरफेस टेंशन में मैंने बताया कि स्फेरिकल होगा तो क्या कहानी होगी, जेट होगा तो क्या कहानी होगी। ठीक है, यहां पर मैं आपको रोक रहा हूं। अब यहां पर क्या करना है, इसके बाद, अब क्योंकि अभी खत्म नहीं हो पाएगा आज, तो इसके बाद की कहानी हम लोग कल परसों मंडे को देखेंगे। कल तो छुट्टी होती है हमारी, संडे को, है ना, तो मंडे को देखेंगे। लेकिन आप तब तक आपके पास जो मटेरियल है उसमें एक बार पढ़ेंगे जरूर। सरफेस टेंशन को हमको प्रॉपर्ली समझाना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू कहीं ना कहीं कैपिलरी राइज, दैट इज रिलेटेड टू कैपिलरी ड्रॉप। अगर हम लोग बात करें कैपिलरी ड्रॉप के बारे में, उसकी पूरी कहानी से रिलेटेड है। तो हम लोग यहाँ पर रोक रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और इसकी कहानी फिर से हम लोग अगले उसमें शुरू करेंगे। लगभग 35 मिनट्स लगभग हमको लगेगा इसको पूरा खत्म करने में। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन के बारे में ये सीखा है कि सरफेस टेंशन स्फेरिकल पार्टिकल मिनिमम एरिया एक्वायर करने की प्रॉपर्टी हो गई। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ में लगता है, स्फेरिकल में क्या कहानी है और जेट में क्या कहानी, बस इतना आपको इसके बारे में और बातचीत करनी है। और आगे चल के हम लोग इसके दोनों के सबके फॉर्मूला डिराइव करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात? अरे बोलो हाँ या ना, यहां तक की बातें क्लियर है? अरे बोलो यार हाँ। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। एक हमको जो कल का सवाल बचा हुआ है वो बताना है। देखिए, हाँ एक और क्वेश्चन देखिए। चलिए, मैंने कल आपको ये डेंसिटी के बारे में दिखाए थे ना, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स अगर हमारे मैच करेगा तो क्या कहानी होगी, बोले हाँ। अब आपको उसी में बताना है कि देखिए, इफ आप ही को बताना है, इफ एक और क्वेश्चन पास्कल की, हाँ अरे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्यों परेशान। अभी यहाँ पे देखते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर हम लोग आगे और आगे बढ़ेंगे, है ना, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा ये। if two liquids of different density, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, two liquids of different density are taken by weight, दोनों को वेट करके लिया जा रहा है, are taken by weight such that m1 is equal to m2। दो डिफरेंट डेंसिटी हैं, ρ1 ρ2 अलग है, लेकिन मास दोनों का सेम लिया गया है। तो आपको बताना है what will be the डेंसिटी ऑफ मिक्स। जब आप मिक्स कर देंगे तब उसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ मिक्स। व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ मिक्स करने के बाद की डेंसिटी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो दो आप फ्लूइड ले रहे हैं, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, दोनों की डेंसिटी एक की ρ1 है, एक की ρ2 है, दोनों का सेम अमाउंट का मास ले रहे हैं, और उनकी डेंसिटी क्या होगी इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो ρ1 और ρ2 डेंसिटी है अलग अलग, जिनको हम लोग ऐड कर रहे हैं, और आपको बताना है कि मासेस में अगर डिफरेंस है तो क्या फर्क आएगा, मतलब रो मिक्स हमारा कितना होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए सोच करके, गलत मत करिएगा। जब ये कर लेंगे तो एक और क्वेश्चन करेंगे, ये कर लेंगे तो एक और क्वेश्चन करेंगे, फटाफट देखेंगे। तो बेटा मैंने सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए, आपको पीडीएफ मिल गए होंगे, आज का और कल का मिला करके अभी और अपलोड कर दूंगा। तो आई होप यू हैव ऑल गॉट द प्रीवियस पीडीएफ रिलेटेड टू दिस। इससे रिलेटेड जो भी है और इससे पुराने वाले से भी जो भी रिलेटेड है वो सारे पीडीएफ आपको मिल चुके हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बेटा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, मैंने क्या बोला कि जब भी मिक्स करेंगे तो m1 प्लस m2, और यहाँ पर मास के हिसाब से कर रहे हैं, तो वॉल्यूम हमारा कैसे होगा, तो बोले m1 का वॉल्यूम हो जाएगा v, तो v मास डेंसिटी बराबर होता क्या है, मास अपॉन में वॉल्यूम।
तो बोले वॉल्यूम V1 कितना होगा, और नीचे पे होना चाहिए V1 प्लस V2। तो अब मास के हिसाब से ऐड करा, दोनों के मास सेम है, तो M1 प्लस M2 में तो दोनों के मास तो सेम है, दोनों के मास सेम है, तो M1 प्लस M2 तो तुम्हारे सेम हो गए, वो तो ठीक है, 2M1 हो जाएंगे। V1 की वैल्यू लिखेंगे रो1 अपॉन में, V1 की वैल्यू लिखेंगे M1 अपॉन में रो1, M1 अपॉन में रो1, और इसकी लिखेंगे M2 अपॉन में रो2। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बोले हाँ। यहाँ से M कॉमन ले लो, M तो तुम्हारा सब कट ही जाएगा ना, ये देखो M कॉमन ले लो, M कट जाएंगे। अरे यार ये M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M ले सकते हैं, M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M। तो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा 2M, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे देखो ये M प्लस M2M हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा M अपॉन में रो1, ये हो जाएगा M अपॉन में रो1 रो2, M कॉमन ले लो तो M से M कैंसिल हो जाएगा। तो आपका अल्टीमेटली आ कितना जाएगा यहाँ पर, बोले वैल्यू आ जाएगी, ये रो1 रो2 कॉमन लोगे तो रो1 रो2 ऊपर आ जाएगा, 2 रो1 रो2, और यहाँ पे नीचे एलसीएम लोगे तो रो1 प्लस रो2। तो अलग अलग फ्लूइड अगर आप ऐड करोगे, आप मेरे को बेटा कांटेक्ट कर लेना, आप मेरे को मैसेज कर देना फेसबुक पे, ठीक है, आप मेरे को फेसबुक पे मैसेज कर देना प्रांजुल 18 के नाम से, तो मैं आपको वहां पर सब बता दूंगा, ठीक है। देखिए, या फिर मेरे नंबर पे फोन मैसेज कर देना 7050210579, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। तो फोकस करिए, तो 2 रो1 रो2 अपॉन में रो1 प्लस रो2, 2 डिवाइडेड बाई रो1 प्लस रो, नहीं ऐसे नहीं बेटा, ये आएगा, क्लियर है। यहाँ पे रो1 रो2 एलसीएम लोगे जो कि ऊपर चला जाएगा, ये रो1 प्लस रो2 आ जाएगा, कुछ इस तरीके की कहानी आएगी। और मैंने कल आपको पढ़ाया भी था, यहाँ देखो, यहाँ डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स, जब आप मास के फॉर्म में ऐड कर रहे थे तो मैंने आपकी इक्वेशन डिराइव कराई थी, ये देखिए इक्वेशन डिराइव कराई थी ना मैंने। अबे यही तो इक्वेशन है, इसी को जब सॉल्व करोगे तो M1 M2 सब कैंसिल हो जाएगा, रो1 रो2 ऊपर आ जाएगा, रो1 प्लस रो2 नीचे आ जाएगा। तो यहीं पर हम स्टेटमेंट ही और उसको फॉरवर्ड करे दे रहे हैं, यहीं पर हम लोग मॉडिफाई करे ले रहे हैं। इफ M1 बराबर M2 हो गया, अगर याद ही रखना है हमको मोटा मोटा, इफ M1 बराबर M2 हो गया अगर, तो हम लोगों का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोले M1 M2 MM कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, तो बोले डेंसिटी ऑफ मिक्स हमारा सर कितना आ जाता है, तो डेंसिटी ऑफ मिक्स हमारा जाता है रो1 रो2 अपॉन 2 अपॉन में रो1 प्लस रो2, 2 रो1 रो2 अपॉन में रो1 प्लस रो2। अरे क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखिए, इसी सवाल का नेक्स्ट देखिए, इसी में एक और देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, अगर ये जो हम लोग ऐड कहानी कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने वॉल्यूम लिया, इफ 2 फ्लूइड्स ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम, डिफरेंट डेंसिटी आर मिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम के हिसाब से मिक्स करा गया, सच दैट V1 इज इक्वल टू V2। V1 के अब की बार मास नहीं उसके साथ, अरे तो हमें तो सर एक ही बात पता है, रो मिक्स बराबर क्या होता है, बोले रो मिक्स बराबर होता है M1 प्लस M2 अपॉन में V1 प्लस V2। सर लेकिन आपने यहाँ पे बोल दिया है कि V1 V2 बराबर है, तो V1 प्लस V2 बराबर V ले लो एक तरीके से, बोले हाँ। तो यहाँ पे अगर आप सर मास की बात करो तो मास कैसे निकलेगा, बोले डेंसिटी अलग अलग है, तो रो1 बराबर हो जाएगा M1 अपॉन में V1 और रो2 बराबर हो जाएगा M2 अपॉन में V2, बोले ठीक है। तो M1 कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से M1 आ जाएगा रो1 इंटू में V1, और M2 कितना आ जाएगा रो2 इंटू में V2, और अपॉन में क्या है V1 प्लस V2। V1 V2 हमारे बराबर हैं, तो यहाँ पर V1 V2 बराबर है, तो क्या आ जाएगा, बोले V1 V2 की जगह पे V रख दो, तो रो1 इंटू में V प्लस रो2 इंटू में V अपॉन में V प्लस V जो कि 2V के बराबर हो जाएगा। ये V कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, रो1 प्लस रो2 अपॉन में 2। डायरेक्ट हमारा अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करोगे तो डायरेक्ट हमारा उसका क्या ले लोगे, एवरेज ले लोगे। यहाँ पे देखो पिछले सवाल में जो हमने कराया था, ये देखो ये लिखा था। अबे इसी में अगर हम लोग ऐड कर दें और बातें, बोले क्या, इफ V1 इज इक्वल टू V2, अगर V1 V2 के बराबर होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, बोले डेंसिटी ऑफ मिक्स हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। ये V1 V2 बराबर है तो V यहाँ से कॉमन लोगे, ये V सब उड़ जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, रो1 प्लस रो2 अपॉन में 2।
अरे क्लियर है बात। तो ये यहाँ तक की बातें, आज हम लोगों ने जो बातें करी वो इसी से रिलेटेड है। हम लोगों ने आज जो बातें करी, सबसे पहले तो हमने पास्कल लॉ सीखा है, पास्कल का लॉ सीखा है, उसका स्टेटमेंट देखा है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड, और उसी का हमने लॉ देखा है। बोले लॉ क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन ए कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली, सब डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल, ये हमारी आज की कहानी है। देखिए आप लोगों को अगर पूरा सिविल इंजीनियरिंग में आपको और अपना, जैसे कि आप अगर आपको और पूरी क्लासेस अटेंड करनी है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, है ना। जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, सो माय नेम इज प्रांजुल पांडे, आई विल टीच यू द सब्जेक्ट्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, होम, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं सब्सक्रिप्शन के बारे में, आपको कैसे लेना है, वहाँ के फायदे क्या होंगे, उन सब की बातें करूं, तो प्लस में लाइव क्लासेस जैसे मैं खुद ले रहा हूं, भी 9 से 11 क्लासेस दे रहा हूं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की, है ना। आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कराया जाएगा, मतलब एक एक चीज जितना भी रिक्वायरमेंट है आपको एग्जाम के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज आपको बताई जाएगी। अलग अलग क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, रैंक इंप्रूवमेंट बैच चल रहा है, हर हफ्ते टेस्ट होते हैं, क्विजेज हो रही हैं, डाउट क्लियरिंग क्लास होती है हर चौथी क्लास, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप पढ़ सकते हैं। आपको अगर वहां पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो पिक करिए गोल गेट ESE सेलेक्ट कर लीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे, और वहां पर जाकर के आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं GOPP। आप ये कोड अप्लाई करिए, गो विद द फ्लो ऑफ प्रांजुल पांडे, मेरा नाम है प्रांजुल पांडे, मैंने आपको बताया। तो यू कैन अप्लाई द कोड GOPP, यू विल गेट 10% डिस्काउंट, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अकॉर्डिंगली। तो आप अगर SSC JEE से रिलेटेड है तो आप SSC JEE का डिस्काउंट, मतलब SSC JEE आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप गेट ESE की तैयारी करना चाहते हैं या फिर UPPSC MPPSC किसी भी एग्जाम की, स्टेट सर्विसेज की, तो आप उसके तरीके से वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, सो हमारी कहानी आज की यहाँ तक है। हम लोगों ने मंडे से हमको बात करनी है और फ्लूइड के बारे में, सरफेस टेंशन में हम लोग और बात करेंगे। तो बेटा आप लोगों को सबको थोड़ा सा रिवाइज करके आना पड़ेगा, जितना हमने पढ़ाया है वो आप रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, अच्छा मैं अभी SSC JEE पे शाम को फिर से क्लास लूंगा 6:30 से 7:30, 6:30 to 7:30 आई विल टेक क्लास ऑफ सिलेक्शन थ्रू क्वेश्चन सीरीज। एनवायरमेंटल के मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। कल मैंने मैराथन ली थी, ट्रीटमेंट की मैराथन ली थी, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, 3 घंटे की मैराथन ली थी, उसमें काफी कुछ डिस्कस किया था। तो वही चीजें यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। और ये आपका चैनल, यहाँ पे तो क्लासेस चली रही है, 9 से 11 मेरी क्लास चल रही है सुबह प्लस पे, जिसमें हम लोग जियोटेक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ओके, थैंक यू एवरीवन। हम लोग मंडे को वापस से मिलेंगे इसी समय पे 4:30 से 5:30। हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का बचा हुआ पार्ट। ओके बेटा, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।